हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 11th अकाउंटेंसी के लिए, और इसका नाम है एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्यार से हम इसको एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं। और इससे पहले का एक चैप्टर है जिसके बिना ये चैप्टर नहीं हो सकता, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो आपने वो वीडियो देख ली होगी, तो ये बेस बनाता है इस चैप्टर के लिए। और इस चैप्टर से बच्चे बहुत डरते हैं क्योंकि एक्चुअल में जो ये चैप्टर है ना, इससे ही आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी पिछला चैप्टर जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पढ़ा प्लस एडजस्टमेंट, वो दोनों कंबाइंड होकर के एक साथ आते हैं और बहुत सारी चीजें हमें सीखनी पड़ती हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ती हैं। और मैं कह सकता हूं कि क्लास 11th के लिए ये ग्रैंड फिनाले है जिसमें आपको आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। तो सर, आप इस चैप्टर के बारे में इतना कुछ बता रहे हो, क्या है इस चैप्टर के अंदर ऐसा, क्यों बच्चे डरते हैं इससे? तो मैं आपको क्लियरली बताऊं, ये चैप्टर बहुत ही प्यारा है। और इससे बच्चे डरते इसलिए हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत छोटी छोटी चीजें जो होती हैं वो एक साथ आ जाती हैं, तो वो बहुत बड़ा कुछ क्रिएट करती हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम उन एडजस्टमेंट को बेसिकली हमें पढ़ना, पता है क्या, हमें एडजस्टमेंट पढ़नी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, उसका ज्ञान तो हमने पहले ही ले लिया है। तो एक एक एडजस्टमेंट को हम समझते चलेंगे और ये एडजस्टमेंट क्यों होती है, इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है। तो वो सारी चीजें अगर आप एक एक करके पढ़ लेंगे तो आप आराम से इस चैप्टर को कर पाएंगे। तो चलिए आज समझते हैं सारी एडजस्टमेंट वन शॉट के अंदर, और इसके बाद आपको इस चैप्टर के कोई भी कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा है अभी तक? हमने पढ़ा है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये होती है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए। लेकिन अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो भाई इसमें हमने देखा है कि जब भी हम ये बनाते थे तो इसके फॉर्मेट में लिखते थे फॉर द ईयर एंडेड या फिर एज एट ईयर एंड। तो ये सारी चीजें लिखते थे ना। यहाँ पर एक कमाल की बात आती है कि जो भी हम बात कर रहे हैं वो ईयर एंड की बात कर रहे हैं, किसी एक स्पेसिफिक ईयर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? किसी एक स्पेसिफिक ईयर की बात कर रहे हैं। तो हमें क्या समझ में आया? हमें ये समझ में आया कि स्पेशली अगर हम इसकी और इसकी बात करें, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो इसके अंदर आप वही चीजें लिख रहे हैं जो करंट ईयर से बिलोंग करती है। यानी नेक्स्ट ईयर से जो चीजें रिलेटेड होती हैं वो हम नहीं लिखते हैं। प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो भी हम नहीं लिखते हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके हम दिखाना चाहते हैं करंट ईयर की परफॉर्मेंस। दैट इज कि हमने इस साल कितना नेट प्रॉफिट कमाया, इस साल हमने कितना नेट लॉस हुआ, जो भी हमारा रिजल्ट रहा वो हम दिखाते हैं। तो अगर हमें इस साल का ही रिजल्ट दिखाना है तो इससे साफ साफ समझ में आता है कि जो प्रीवियस ईयर में हुआ या फिर जो नेक्स्ट ईयर का हमें कुछ एडवांस में मिल गया, हमने एडवांस में पे कर दिया, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ये बात क्लियर है? और साथ ही साथ एक तो करंट ईयर की चीजें आती हैं, ये बात मैंने आपको बता दी। दूसरी चीज यहां पे पता है क्या आती है? दूसरी चीज ये आती है कि जो करंट ईयर का है लेकिन वो पे हुआ हो या ना हुआ तो भी वो यहां पर लिखा जाएगा, क्योंकि वो परफॉर्मेंस में कैलकुलेट तो होगा ही ना, उसमें तो इंक्लूड करेंगे ही। तो ये सारी बातें कहां से आ रही हैं? ये एक्रूअल कंसेप्ट जो हमने पढ़ा है उससे आ रही हैं। ठीक है, तो एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से ही हमारा जो फॉर द ईयर एंडेड वर्ड यूज हो रहा है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये हमें दिखा रहा है कि इस साल के लिए वेदर पेड और नॉट, वेदर रिसीव्ड और नॉट। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही बेसिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का और यही बेसिक्स हैं जिससे हम एडजस्टमेंट पढ़ना शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि यहीं से तो गड़बड़ शुरू होती है कि हम भूल जाते हैं और उसको हमें बाद में एडजस्ट करना पड़ता है कि करंट ईयर का था, पे नहीं हुआ था, तो हमें लगा कि हमारा खर्चा ही नहीं है तो हमने लिखा ही नहीं। ठीक है, पे नहीं किया था, सैलरी देनी थी नहीं दी, आउटस्टैंडिंग रह गई, भूल गए, हमने अकाउंटिंग ही नहीं करी उसकी। अब जब फाइनल अकाउंट बना रहे हैं तब याद आ रहा है, अरे ये तो करना था। तो वो सारी चीजें आज हम समझेंगे और अच्छे से समझेंगे, और उसका बैलेंस शीट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो भी हम देखेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। जो चीज हम भूल गए पे करना तो वो आउटस्टैंडिंग तो है ही। और मैंने आपको बताया था बहुत ही शुरुआती दौर में जब मैंने आपको 11th के अकाउंट्स पढ़ानी शुरू करी थी कि जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो लायबिलिटी होते हैं। ठीक है, जो एडवांस एक्सपेंसेस होते हैं वो असेट्स होते हैं। तो लायबिलिटी और जो एसेट्स है वो कहाँ पे आती है? बैलेंस शीट में तो आती ही है। तो ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि हम इस तरीके से इस चीज को लेकर के चल रहे हैं। सबको ये बात पता थी लेकिन किसी ने ये सोचा नहीं होगा कि एडजस्टमेंट हो क्यों रही है। सीधा एडजस्टमेंट होती कैसे है, क्या ट्रीटमेंट होता है, अकाउंट्स के अंदर कहाँ दिखाई जाती है वो बता दिया, लेकिन होती क्यों है उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं कर रहा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम पेमेंट करते हैं नहीं करते हैं, तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट की वजह से हमारी एडजस्टमेंट क्रिएट हो रही है।
फिर आते हैं हम बात करते हैं एक्रूअल कंसेप्ट और फाइनल अकाउंट्स के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलो, फाइनल अकाउंट्स बोलो। तो यहाँ पे मैं आपको एक टाइमलाइन बना करके दिखाना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा कि भाई देखो ये टाइमलाइन है, ठीक है, ये टाइमलाइन है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मान लो करंट ईयर है, करंट ईयर 1 अप्रैल की बात है। यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर 31 मार्च, ये आपको दिख रहा है। अब इससे पहले का जो पीरियड है वो हमारा प्रीवियस ईयर है, और इसके बाद का जो टाइम है वो है हमारा नेक्स्ट ईयर। आई बात समझ में? तो हम जो फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, यहाँ से वो खेल शुरू हुआ, एक्सपेंसेस हुए, इनकम हुई, एक्सपेंसेस हुए, इनकम हुई, सब कुछ होते होते हम यहाँ तक पहुँच गए। और इस दिन हमें चेक करना है कि हमारा क्या नेट प्रॉफिट है, नेट लॉस है। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, यहाँ पे हमने पीएल अकाउंट बनाया, और हमने बैलेंस शीट बनाई, यानी हमने फाइनल अकाउंट्स बनाए हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने बनाई, लेकिन बहुत सारी चीजें हम भूल गए एक्रूअल कंसेप्ट की वजह से। ठीक है, कि हमने पे ही नहीं किया, लेकिन है तो वो इसी साल का। तो जो करंट ईयर से बिलोंग करता है, जो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रह जाएगा इस डेट पर, इस डेट पर जो आउटस्टैंडिंग रह जाएगा वो आप खुद सोचिए क्या है। अगर इस डेट पर कोई चीज आउटस्टैंडिंग है, कि भाई चाहे वो एक्सपेंस है चाहे वो इनकम है, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या, कि जो पहले हो चुकी है लेकिन उसकी पेमेंट नहीं हुई या वो रिसीव नहीं हुई। तो जो भी जिस भी डेट पर कोई आउटस्टैंडिंग चीज दिखती है वो उस अपने से प्रीवियस जो पिछला जो पीरियड है उससे बिलोंग करती है। यानी 31 मार्च को जब हम क्या करें, फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं और उस दिन हमें कोई आउटस्टैंडिंग चीज दिखी, तो इसका मतलब क्या कि जो साल चल रहा था वो हमारा करंट ईयर था, जिसके लिए हम परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं, यानी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाल रहे हैं। तो ये आउटस्टैंडिंग जो 31 मार्च को दिखाई दे रहा है वो इसी पीरियड से बिलोंग करता है, करंट ईयर से बिलोंग करता है। इसलिए ये आउटस्टैंडिंग का जो फिगर है वो कहीं ना कहीं हमारे फाइनल अकाउंट्स में दिखाई देना चाहिए। ठीक है, सेम एज अगर हम बात करते हैं आउटस्टैंडिंग अगर बिगिनिंग में होता है तो इसका मतलब वो अपने से इस डेट पे है ना, तो इस डेट से पीछे क्या था, प्रीवियस ईयर, यानी इस साल का नहीं है, जो इस साल का नहीं उसको हटा दो। तो बेसिकली हमें जो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा ना वो 31 मार्च से रिलेटेड दिया जाएगा, तो 1 अप्रैल से रिलेटेड दिया भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे एडवांस भी तो हो सकता है कि हमने कुछ एडवांस पे कर दिया हो, और जब हमने कोई चीज़ एडवांस पे कर दी है दैट मीन्स एडवांस का मतलब कि आगे के समय के लिए हमने पे कर दी है। तो अगर 31 मार्च को कोई चीज़ अगर एडवांस है दैट मीन्स वो आगे की पीरियड से बिलोंग करती है, जो कि हमारा नेक्स्ट ईयर है। और जो हमारा नेक्स्ट ईयर है उसकी कोई चीज़ यहाँ पे हमने पे कर रखी है या रिसीव कर रखी है और वो कहीं ना कहीं यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर पाएंगे, जो पे हुआ या नहीं हुआ, रिसीव हुआ या नहीं हुआ, वो भी उसकी अकाउंटिंग हो रही है। प्लस हम सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जो करंट ईयर से बिलोंग करता है और करंट ईयर के नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को निकालने में हमारी मदद करेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक फंडा है, जिसने ये चीज गहराई से मन से दिल से समझ ली है वो इस चैप्टर को यूं कर लेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया, अच्छे से समझ में आया। ये बेसिक है। देखो आपको सीधे कोई बता देगा कि चलो एडजस्टमेंट करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट कैसे होगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट कैसे होगी, लेकिन ये जाने बिना अगर आप कर रहे हैं तो फिर तो भाई कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं डबल इम्पैक्ट्स की। तो अभी तक जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं उसमें हमें क्या बताते हैं कि डबल इम्पैक्ट होता है, चीज़ों का डबल इम्पैक्ट होता है, डेबिट क्रेडिट दो इम्पैक्ट होते हैं ना। और अगर और दूसरे तरीके से समझाए, डबल इम्पैक्ट का मतलब क्या कि कोई चीज़ बिजनेस में आती है तो उसको रिकॉर्ड करते हैं, और जब उसको खत्म करते हैं या वो बिजनेस से बाहर जाती है तो उसको हम राइट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, इनकम को क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, और उससे हमें रिजल्ट मिल ही जाता तो हमें उसकी जरूरत है भी नहीं। ठीक है, तो कोई चीज़ आएगी तो जाएगी भी। तो डबल इम्पैक्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी दो इम्पैक्ट होते हैं, जितनी भी एडजस्टमेंट होती है उनके दो इम्पैक्ट हम शो करते हैं। सर दो इम्पैक्ट क्यों शो करते हैं? देखो भाई, आपको क्वेश्चन कैसे दिया होगा, अल्टीमेटली तो आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं ना। तो आपको क्वेश्चन ऐसा दिया होगा, आपको ट्रायल बैलेंस के बारे में बताया गया होगा, ट्रायल बैलेंस में बहुत सारे आइटम्स हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के बाद आपको बोला होगा ओ माय गॉड, सर सच में ओ माय गॉड बोला होगा? नहीं, आपको एडजस्टमेंट या फिर बोला होगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐसा करके कुछ दिया होगा, और यहाँ पे आपको 4 5 6 10 बातें कुछ लिख के दी होंगी। तो देखो
अल्टीमेटली अगर हम इसको देख करके हम अपनी अकाउंटिंग बुद्धि का इस्तेमाल करें तो हमें समझ में आता है कि देखो पहले वाउचर बने, ट्रांजैक्शन हुई तो वाउचर या हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट आया, फिर उससे हमने जर्नल एंट्री करी, जर्नल एंट्री से लेजर पोस्टिंग करी, लेजर पोस्टिंग से हमने बैलेंसेस को निकाल करके ट्रायल बैलेंस में डाला। दिस इज द अकाउंटिंग प्रोसीजर, दिस इज द अकाउंटिंग प्रोसेस जो ड्यूरिंग द ईयर हम फॉलो करते हैं, ताकि और एंड में जाकर के ट्रायल बैलेंस से हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हमें समझ में आती हैं। तो इसका मतलब क्या कि जो ट्रायल बैलेंस में शो हो रहा है उसको हमने प्रॉपरली रिकॉर्ड कर लिया है। अब उसका एक ही इंपैक्ट बचा है जिसको बोलते हैं हम राइट ऑफ करना। फाइनल अकाउंट में जो चीज डाली जा रही है इसका मतलब उसको राइट ऑफ किया जा रहा है। दैट मींस उसका मकसद पूरा हो चुका है, नेट प्रॉफिट निकालना था। तो एक्सपेंसेस हुए थे तो डेबिट किया था, अब एक्सपेंसेस को पीएल में डाल रहे हैं तो क्रेडिट करके खत्म कर रहे हैं। अल्टीमेटली हम मैचिंग कंसेप्ट लगा रहे हैं और नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकाल रहे हैं। तो जो ट्रायल बैलेंस में उसका एक इंपैक्ट हो चुका है, लेकिन जो हम भूल ही गए हैं यानी जो अकाउंटिंग प्रोसेस से होकर गुजरा ही नहीं, वो हमारी एडजस्टमेंट है। वो क्या है भाई? हमारी एडजस्टमेंट। यानी वो ट्रायल बैलेंस में नहीं है, यानी उनकी रिकॉर्डिंग भी नहीं हुई। उनकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई तो राइट ऑफ कैसे करोगे? तो एडजस्टमेंट के यहाँ पे दो इंपैक्ट, जैसा कि हम बोले डबल इंपैक्ट होते ही है, तो हम एडजस्टमेंट को दो बार दिखाते हैं। ठीक है, दो इंपैक्ट दिखाते हैं। अगर आपको एडजस्टमेंट को ठीक करना है, जो भी गलतियां उनको सुधारना है, तो दो बार उसका ट्रीटमेंट होगा ही होगा, ये बात ध्यान रखो। जो भी चीज आपको फाइनल अकाउंट्स में के क्वेश्चन में दी है और एडजस्टमेंट में दी है तो वो दो जगह जाएगी। ये देसी तरीका है बताने का। सर कैसे? बेटा वो करेंगे तो अब आपको समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, बस आप ये बात समझे कि जो ट्रायल बैलेंस है वो हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस का एक पार्ट है। मतलब अकाउंटिंग प्रोसेस का तो पार्ट नहीं बोलूंगा, लेकिन मतलब ट्रायल बैलेंस है तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से ये अकाउंटिंग प्रोसेस में जब आता है तो ये हमें किस में हेल्प करता है? ये हमें फाइनल अकाउंट बनाने में हेल्प करता है। तो अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर अभी तक सब कुछ सही चला है, जो भी इसके अंदर लिखा जा रहा है, कैपिटल है, स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, वो जितनी भी चीजें हैं वो कहाँ पे भाई? एक बार रिकॉर्ड हो चुकी हैं। जितनी भी चीजें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं बस उसको फाइनल अकाउंट में डालना बाकी है। एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? फाइनल अकाउंट में नहीं डाला, वो तो छोड़ ही दो, हमने पहले भी उसको रिकॉर्ड नहीं किया, यानी वो अकाउंटिंग प्रोसेस में होकर नहीं गया है। ठीक है, सिंपल है। और आपने कभी देखा भी होगा, अगर आपने फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन किए हैं जिसमें विदाउट एडजस्टमेंट वाले, तो उसके अंदर ट्रायल बैलेंस दिया होता है, फिर भी आपको क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर ही दिया होता है नॉर्मली। और फिर ट्रायल बैलेंस के बाहर जो भी चीज दी होती है उसको दो इंपैक्ट दिखाते हो आप। तो क्लोजिंग स्टॉक को क्या करते हो? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखते हो और उसको बैलेंस शीट के असेट साइड पे भी दिखाते हो। तो चलिए पहले हम क्लोजिंग स्टॉक के ही बारे में बात कर लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक कैसे ट्रीटमेंट होगा उसका वो समझते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक, अब यहाँ पे अगर हम बात करें, मैंने बोला हर एडजस्टमेंट के, अब एडजस्टमेंट नंबर 1 कर रहे हैं, हर एडजस्टमेंट के दो इंपैक्ट हम देखेंगे आज। तो मैंने आपको क्या बोला भाई? इसका पहला इंपैक्ट कहाँ जा रहा है? इसका पहला इंपैक्ट जा रहा है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कहाँ पे? यहाँ पे क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे हम क्या? बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, जो भी आपको एडजस्टमेंट में दिया होगा। मैंने आपको क्या बोला? हम क्या सीख रहे हैं आज? आज हम क्या सीख रहे हैं? आज हम सीख रहे हैं आज हम सीख रहे हैं जो एडजस्टमेंट के अंदर चीजें दिखाई जाती हैं। ठीक है, अरे भाई एक मिनट, हाँ। तो जो हम सिर्फ आज सीख रहे हैं इसको, क्योंकि इससे पहले ये हम सीख रहे हैं आज, इससे पहले जो हमने देखा और प्रीवियस चैप्टर में हमने देख लिया कि ट्रायल बैलेंस की चीज़ों को फाइनल अकाउंट्स में कैसे डालते हैं। तो आपका ध्यान सारा यहाँ होना चाहिए, और यहाँ पे जो भी चीज़ होंगी उनको दो बार हम दिखाएंगे ही दिखाएंगे। तो पहले हमने ये देख लिया कि भाई ट्रायल बैलेंस में जाएगा। दूसरा इंपैक्ट कहाँ होगा बेटा? बैलेंस शीट में जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि एक एक मतलब पीएल एक ट्रेडिंग में जा रहा है तो दूसरा बैलेंस शीट में ही जाएगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है, अभी आगे देखेंगे हम। तो यहाँ पे जो असेट साइड होती है वहां पर हम दिखाते हैं यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब ये तो सिंपल है सर, हमें आता है। ठीक है, अब धीरे धीरे वो चीजें भी आएंगी जो आपको नहीं आती हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? वो एक्सपेंसेस जिनकी हमने पेमेंट नहीं करी है, जैसे सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, जिसको सैलरी पेएबल भी बोलते हैं। तो पेमेंट नहीं हुई है और ये एडजस्टमेंट में दे रखी है, तो भाई सैलरी आती कहाँ है?
सैलरी की बात कर लो, एक्सपेंसेस की बात हो, कोई भी अगर एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट का है तो उस ट्रेडिंग अकाउंट में जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो ऐड होकर के आएगा। ठीक है, जैसे हमने लिखा ट्रेडिंग अकाउंट, मान लो आउटस्टैंडिंग वेजेस थी तो यहाँ पे लिखा था ना वेजेस, तो वेजेस में क्या हो जाएगा बेटा, ये ऐड हो जाएगा। यानी जो भी आपको दिया होगा आउटस्टैंडिंग वेजेस एडजस्टमेंट के अंदर वो ऐड होकर आएगी। ये तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आना चाहिए, यहाँ पे हमें समझ में आना चाहिए कि ये तो भाई आपको जो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ये आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, तो ये तो हमने वो लिखा है। और अगर हम बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की तो ये आपको एडजस्टमेंट में दिया था। ठीक है, इसलिए हमने उसको ऐड करा है। क्यों करा है भाई ऐड, मैंने आपको बताया था कि भाई 31 मार्च को क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग अगर कुछ है तो वह हमारे करंट ईयर से ही बिलोंग कर रहा है, और जो करंट ईयर से बिलोंग कर रहा है वो तो जुड़ना चाहिए ही चाहिए, है ना। लॉजिकल है, बिल्कुल लॉजिकल है। आगे बढ़े, और अब दूसरा इंपैक्ट कहाँ जाएगा, देखो आउटस्टैंडिंग वेजेस है, मैंने बोला एक्सपेंसेस जो भी होते हैं वो हमारे लिए लाइबिलिटी बन जाते हैं अगर वो उनको पे ना किया जाए। ठीक है, अगर उनको पे ना किया जाए तो हम क्या देख रहे हैं, इसको बैलेंस शीट में भी देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग वेजेस या वेजेस पेबल, और ये हो सकता है वेजेस का एग्जांपल ले लिया, हो सकता है यहाँ पर हम सैलरी की बात कर रहे होते तो पीएल के अंदर आता वो, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, टू सैलरीज, ये ट्रायल बैलेंस में दी होती है, और ऐड जो हम कर रहे हैं वो हमारा एडजस्टमेंट है, और यह है आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी भी आ जाती है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझा दिया दो इम्पैक्ट कैसे पड़ते हैं, क्यों आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं, क्योंकि वो करंट ईयर से बिलोंग करता है इसलिए हम उसको ऐड कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक वो हमारी ट्रायल बैलेंस की सैलरी में वेजेस में ऐड नहीं हुआ था। तो कोई भी एक्सपेंस हो उसको आप इसी तरह से शो करेंगे अगर वो आउटस्टैंडिंग हो जाता है। तो दो इम्पैक्ट दिख रहे हैं, पहला इम्पैक्ट यहाँ पे, दूसरा इम्पैक्ट यहाँ पर। ओके, चलिए आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होता जा रहा है, और अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो भाई इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर सबके साथ करना है, क्योंकि आपको अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो आप दूसरों को ज़रूर दिखाएंगे कि भाई देखो ये चीज़ है, इस तरीके से होती है। ठीक है, तो वो एक अच्छा ग्रुप स्टडी करने के लिए आपके पास माहौल होगा कि आप डिस्कस कर पाओगे कि हाँ देखो सर ने ये बताया, ऐसे हुआ वैसे हुआ, और सारी चीज़ें। और अगर कोई कंफ्यूजन रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, पूछिएगा बिना किसी हेजिटेशन के, और यहाँ पे आपको रिप्लाई भी मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस की। और प्रीपेड यानी एडवांस क्या है भाई, ये एडवांस है। तो 31 मार्च जब हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं और इधर इस टाइम पे आकर आपको कोई बोलता है कि आपका प्रीपेड एक्सपेंस है, हम कहेंगे अच्छा हम इतने अमीर है कि हमने एक्सपेंस भी एडवांस में पे कर रखा है। मान लो हम बात करते हैं रेंट की, रेंट हमने एडवांस में दे रखा 4 महीने का। ठीक है, 31 मार्च को 4 महीने का एडवांस रेंट है, तो 4 महीने आगे ही तो आएंगे, नेक्स्ट ईयर ही तो आएंगे। तो वो 4 महीने का जो रेंट है वो पिछले साल के पीएल अकाउंट में क्यों आए, पिछले साल का एक्सपेंस थोड़ी है। अगर हम लिख देंगे तो बिना वजह हमारा प्रॉफिट जो होना चाहिए वो उससे नॉर्मली कम आएगा, ये तो गलत बात है। तो यहाँ पर जितने भी हम एडवांस एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में हम सोच सकते हैं, उसके दो इम्पैक्ट पड़ेंगे। ठीक है, अगर पीएल में आने वाला एक्सपेंस है तो क्या होगा, जैसे मान लो रेंट की ही हम बात करें तो लिखा हमने रेंट अकाउंट, फिर हमने क्या कर दिया, ये तो ट्रायल बैलेंस वाला है, अब हम करेंगे लेस, जो एडजस्टमेंट में हमें दे रखा है प्रीपेड एक्सपेंस उसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस मतलब रेंट है ना, वो हम माइनस कर देंगे। अब हमने एडवांस में कुछ दे रखा है रेंट, तो एक बात हमेशा ध्यान रखो, एडवांस एक्सपेंसेस क्या होते हैं, असेट होते हैं, पहले सिखाया था, फिर भी आपको अगर फील ना हो रहा हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि कोई भी चीज़ अगर हमें किसी को पैसा देना है अभी तक दिया नहीं है तो वो हमारी लाइबिलिटी ही होगी। जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो हमने सैलरी अभी तक दी नहीं, देनी चाहिए थी ना, तो लाइबिलिटी है। और किसी को एडवांस में पैसा दे रखा है, कभी भी बोल सकता है भाई मेरा पैसा वापस कर, तो किसी से भी पैसा मिलता हो वापस, ठीक है, किसी से भी पैसा लेना हो, वो हमारी एसेट है, वो इंसान, वो कंपनी, वॉट। ठीक है, तो एसेट साइड पे आप क्या दिखाएंगे, एसेट साइड पे आप दिखाएंगे प्रीपेड रेंट। तो जितने भी
जितने भी आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो लाइबिलिटी, और जितने भी आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं वो असेट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम दो इम्पैक्ट दिखाएंगे। अब मैंने आपको बोला ना कि देखो ये सारी चीज़ें जो एक एक करके हम पढ़ रहे हैं वो एक साथ आ जाती हैं सारी एडजस्टमेंट। वैसे सारी एडजस्टमेंट एक साथ तो आएंगी नहीं, ठीक है, मैक्सिमम 8 से 10 एडजस्टमेंट आपसे पूछ लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे। और 8 से 10 में भी सारी मुश्किल नहीं होंगी, सारी की सारी एडजस्टमेंट मुश्किल नहीं होती। देखो ये चैप्टर आपको डराता होगा, सब कुछ परेशान करता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसको छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना। पहली बात तो फॉर्मेट के नंबर मिलते हैं, दूसरी बात ये है कि आपको जो 6-8 एडजस्टमेंट पूछी जाएंगी उसमें सारी की सारी मुश्किल हो ही नहीं सकती। तो आप पूरा अटेम्प्ट करो, एक आध अगर एडजस्टमेंट गलत भी हो गई ना तो इसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड इनकम, ये तो 100% आती ही है। तो आपके बहुत सारे नंबर तो पक्के होते जा रहे हैं, ठीक है। अब बस हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, कमेंट करके भाई जरूर जाना अगर आपको प्रैक्टिस भी चाहिए, और ऑब्वियसली चाहिए होगी, लेकिन आपके कमेंट मेरे को और मोटिवेट करेंगे, मैं जल्दी आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ। ओके, चलिए अब बात करते हैं एक्रूड इनकम की। अब एक्रूड इनकम क्या होता है सर? एक्रूड मतलब जो अकर हो चुकी है, दैट मीन्स कि जो इनकम हमने कमा ली पर हमें मिली नहीं, है ना, जो हमने कमा ली पर हमें मिली नहीं, यानी हमें पैसा लेना है किसी से, हमने इनकम कमा ली वो दे नहीं रहा मुझे, भाई मेरी इनकम मुझे दो, मैंने जो पैसा कमाया वो मुझे दो। तो एक्रूड इनकम जो हमारी होती है उसके भी दो इम्पैक्ट पड़ते हैं। और भाई किसी से पैसा लेना ही हमारी एसेट है, ये बात तो समझ में आ रही होगी आपको। हमने कमा ली, यानी 31 मार्च को आकर के कोई बोल रहा है कि भैया तुमने इनकम कमा ली है। एक्रूड का मतलब आउटस्टैंडिंग ही होता है, लेकिन हम इनकम के केस में आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज नहीं करते, एक्रूड वर्ड यूज करते हैं। तो ये एक्रूड हो या आउटस्टैंडिंग, यानी ये करंट ईयर से ही बिलोंग कर रही है, यानी ये ऐड होगी करंट ईयर में। क्या होगी भाई? ये ऐड होगी। ओके, फिर एक्रूड इनकम के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो भाई हमारी इनकम कहाँ पे आती है? पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आती है या ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आती है, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? जो भी आपकी इनकम है, जैसे मान लो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपने कमा लिया पर मिला नहीं, ये इंटरेस्ट तो आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है, इसमें आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे एक्रूड इंटरेस्ट, और फिर फाइनल कॉलम में लिखेंगे। आई बात समझ में? और दूसरा इंपैक्ट क्या होगा भाई? असेट है, मैंने जैसा बता ही दिया, तो बैलेंस शीट में आएगी, बैलेंस शीट में असेट साइड पे लिखी जाएगी, ठीक है। क्या लिखेंगे? एक्रूड इंटरेस्ट, जितना इंटरेस्ट एक्रूड हुआ है, यानी ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये भी क्लियर है भाई। ये कांस्टेंट सपोर्ट चाहिए आपका भाई, आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे और आगे आगे जा करके देखो। आप, मुझे पता है सबसे मुश्किल जो एडजस्टमेंट आपको लगती है वो है आपकी बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, उसको हम करने वाले हैं भाई बहुत ज़ोरदार तरीके से, वही इस चैप्टर की हाईलाइट लगती है मुझे, ठीक है। हाँ जी, अब बात करते हैं अनअर्नड इनकम, यानी अनअर्नड इनकम, यानी वो इनकम जो कमाई ही नहीं पर मिल चुकी है, यानी आपको इनकम एडवांस में रिसीव हो चुकी है, ठीक है। तो भाई आपको किसी और का पैसा ही तो है जो आपने अभी तक कमाया नहीं है, तो लायबिलिटी ही तो हुई। ओके, अब यहाँ पे 31 मार्च को आकर कोई आपको बोलता है कि तुम्हारी अनअर्न इनकम है, या फिर मैं बोलूँ प्रीपेड या एडवांस इनकम है, तो यानी आप जो काम आगे करोगे, यानी नेक्स्ट ईयर में करोगे, उसकी ही तो इनकम आपको मिली है, तो वो हमारे इस साल की इनकम है ही नहीं। तो मान लो कमीशन की बात कर लेते हैं, क्रेडिट साइड पे आती है इनकम, तो यहाँ पे लिखा बाय कमीशन, काम करने से पहले आपको किसी ने कमीशन दे दी, तो वो एडवांस कमीशन होगी या प्रीपेड होगी। तो आप क्या करके दिखाओगे भाई? लेस करके दिखाओगे, क्योंकि वो इस साल की है नहीं, या बताया ना मैंने, इस साल की है नहीं, माइनस करके दिखाओगे। और ये लायबिलिटी है, तो आप बैलेंस शीट में कहाँ पे दिखाओगे भाई इसको? आप इसको बैलेंस शीट में दिखाओगे लायबिलिटी साइड पे। क्या लिखोगे भाई? एडवांस या प्रीपेड कमीशन, जो भी आपकी इनकम है उसका जो नाम है वो लिख लेना है ना। अभी तो एग्जांपल के लिए मैंने कमीशन बता दिया आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला पढ़ते हैं डेप्रीसिएशन। क्या पढ़ेंगे भाई? आगे हम पढ़ेंगे डेप्रीसिएशन, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए।
ठीक, अब इसके ना ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि जैसे ही ये तो बहुत बेसिक चीज़ है जो आपको पढ़ाई, अब यहाँ पे चीज़ें बदल रही हैं क्योंकि डेप्रिसिएशन के एक तो हम फाइनल अकाउंट पढ़ रहे हैं एडजस्टमेंट वाला, उसको हटा करके डेप्रिसिएशन की खुद की दो प्रॉब्लम है कि वो डायरेक्टली भी लगता है और प्रोविजन बना के भी लगता है, तो इसमें हम साथ साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, और अगर डेप्रिसिएशन आपको एडजस्टमेंट में दे रखा है इसका मतलब वो लगाया नहीं गया, लगाया नहीं गया तो भाई लगाओ अब इसको। तो पहला तो क्या, ये पीएल अकाउंट में ही आएगा, ट्रेडिंग में भी नहीं आता ये तो, है ना। पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट में जो डेप्रिसिएशन नहीं है भाई वो लिख दो यहाँ पे, टू डेप्रिसिएशन लिख दिया। दूसरा कहाँ जाएगा भाई, बैलेंस शीट में असेट में से माइनस होगा भाई, जिस असेट पे ये लगा है, ये कोई फिक्स्ड असेट है, फिक्स टेंजिबल असेट, उसमें से लेस हो जाएगा डेप्रिसिएशन। ओके, अब बात करते हैं कि सर ये तो बैलेंस शीट के अंदर जा रहा है, पीएल के अंदर जा रहा है, लेकिन मान लो ये प्रोविजन होता, तो प्रोविजन होता तो पता है क्या होता, प्रोविजन होता तो यहाँ पर पहले आपको ट्रायल बैलेंस में पहले के प्रोविजंस दिए होते, पहले का आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या दिए होते, लिखा होता प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कितना मान लो क्रेडिट में ही आएगा ऑब्वियसली, मान लो 5,000 रुपये प्रोविजन लगा हुआ। अब एडजस्टमेंट में आपको दिया है क्या, एडजस्टमेंट में आपको डेप्रिसिएशन दे, डेप्रिसिएशन, ठीक है, एट द रेट 10%, और अभी आपको पूरा क्वेश्चन तो दिया नहीं, मैं आपको 10% मान लो कितना है, मान लो 2,000 रुपये है, अब एडजस्टमेंट में दिया है, तो देखो यहाँ पे ये जो 2,000 है ये पीएल में तो आएगा, ठीक है, ये तो यहाँ आएगा, लेकिन अब मान लो आपको जो बैलेंस शीट में दिखाना है, जो बैलेंस शीट में दिखाना है असेट साइड पे, उसमें क्या होगा पता है, उसमें ये होगा जो आपके फिक्स्ड असेट है जिसपे आपका डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, जो भी अमाउंट है उसमें हम माइनस करेंगे क्या, लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड प्रोविजन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों नाम से जाना जाता है ये, है ना। कितना आएगा, 5,000 पहले से था और 2,000 और लग गया, तो टोटल 7,000 रुपये माइनस होगा यहाँ से, और फिर अमाउंट आएगा। तो हमने इम्पैक्ट दिखाया है क्योंकि ये तो 5,000 तो पिछली बैलेंस शीट में भी लगा होगा, अब इस बार 2,000 नहीं लगा था तो अब वो 5,000 प्लस 2,000 7,000 हो गया, तो हम अल्टीमेटली 7,000 का नहीं, हम 2,000 और यहाँ 5 तो पहले से रिकॉर्डेड था, एक्स्ट्रा 2,000 रुपये दिखाया, तो 2,000 का ही इम्पैक्ट है। ठीक है, तो आई होप ये बात भी समझ में आ गई आपको। अब आगे बात करते हैं बैड डेट की, और यहाँ से भाई कहानी शुरू होती है, तो बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और उसके बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ये तीनों लाइन से अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये तीनों एडजस्टमेंट एक साथ मिल करके आती हैं, इनका एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लेना देना है। ठीक, तो पहली एडजस्टमेंट तो आपको ये वाली जो बैड डेट की है ये तो आसान सी लगेगी, ठीक है, ये एक्सपेंस है आप सब जानते हैं, और ये एक इनडायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस माना जाता है, तो ये पीएल अकाउंट के अंदर आता है। अब आपको ट्रायल बैलेंस में पहले से दे रखा भाई बैड डेट, कितना दे रखा है भाई आपको बैड डेट, मान लो 5,000, और आपको एडजस्टमेंट में दे रखा है, ठीक है, फर्दर बैड डेट कितना, 4,000 रुपये दे रखा है। तो आपको क्या करना है, तो ट्रायल बैलेंस में जो भी चीजें होती है वो यहाँ पे आती हैं, उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है कि उसको फाइनल अकाउंट में, फाइनल अकाउंट में आएगी, कैपिटल नेचर की चीज तो बैलेंस शीट में आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे बैड डेट अपना आराम से दिखा रहे थे, हम चैन से जी रहे थे, हमने 5,000 क्या करा भाई, 5,000 दिखा दिया। अब हमें नहीं पता था 31 मार्च को हम 4,000 रुपये का बैड डेट और भूल रहे हैं जो इस साल हुआ है, तो भाई इस साल एक्चुअल में 9,000 का बैड डेट हुआ है, जिसमें 4,000 का हम भूल गए थे, तो ये 4,000 फर्दर बैड डेट हम 4,000 रुपये ऐड करके दिखाएंगे, और फिर लिखेंगे अंदर 9,000 रुपये। आई बात समझ में। और अब यहाँ पे आपको डेटर भी लिख के दिया होगा, डेटर, ठीक है, और डेटर मान लो 1,00,000 रुपए का है, 1,00,000 रुपए का, बैलेंस शीट में देखो क्या होगा,
बैलेंस शीट में असेट साइड पर हमने लिखा डेटर्स, कितना भाई 1 लाख रुपए। अब आप सोचो कि इसमें से हम लेस करेंगे बैड डेट कितना, 4000 या 9000, क्योंकि 4 ये तो है ही, 5000 पहले भी तो था। तो बेटा ट्रायल बैलेंस में मैंने आपको क्या समझा, ट्रायल बैलेंस में जो चीज आपको एक बार दिखा दी गई है उसका एक ट्रीटमेंट हो चुका है, यानी बैड डेट, ये जो डेटर आपको दिखाई दे रहा है ना 1 लाख रुपए के, इसमें से 5000 माइनस हो चुका है, 5000 माइनस हो चुका है, यानी इस साल 1,05,000 के डेटर थे जिसमें से बैड डेट हो चुका है 5000 का। 4000 का तो पता ही नहीं, अब पता चल रहा है 4000 का भी बैड डेट हुआ, तो अब सिर्फ 4000 माइनस करने बाकी हैं यहाँ से, तो इसलिए आप कितना दिखाएंगे, 96,000 रुपीज दिखाएंगे। आई बात समझ में? तो फर्दर बैड डेट ही माइनस होते हैं, फर्दर बैड डेट ही माइनस होते हैं, इस बात का ध्यान रखें। जो बैड डेट आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है डेटर के साथ, और जो बैड डेट आपको एडजस्टमेंट में एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है वो हमारे डेटर से अभी तक माइनस नहीं हुआ है, जो कि होना चाहिए। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें क्लियर है आपको। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पढ़ेंगे, अब आएगा मजा। पहली बात मैं आपको बता दूं, प्रोविजन एक लायबिलिटी होता है, ठीक है, और इसका एक डेडिकेटेड चैप्टर है आपके कोर्स में जिसका नाम है प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, जो कि मैंने पढ़ा दिया है, होप आप लोगों ने नहीं देखा होगा, क्योंकि मैं जानता हूं आप लोगों ने नहीं देखा होगा, वो चैप्टर देख लो। मैंने उल्टा बोला है बिल्कुल, आई होप आप लोगों ने नहीं देखा होगा, भाई देखना था, वो बच्चे छोड़ के चले जाते हैं ऐसे चैप्टर्स को जो कि आपको कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग करता है। आपको लगता है मार्क्स तो आएंगे नहीं उसमें से इतने, थ्योरी कौन सा पूछ रहा है वो, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन भाई आपकी नॉलेज तो अधूरी रह गई, और जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा उसके अंदर उसका जो सपोर्ट है वो आप मिस कर जाओगे, इस वजह से आपके एग्जाम में आपके न्यूमेरिकल्स में दिक्कत होती है। फ्यूचर में चल करके आगे कोई कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो तो आपको दिक्कत होती है, क्यों? फिर टीचर तब बोलता है, आपको 2-4 साल बाद बोलेगा 11th में नहीं पढ़ा था ना ये चैप्टर, फिर आप क्या करोगे? अभी गोल्डन टाइम है, पहली बार जो मौका मिलता है पढ़ने का उसमें पढ़ लेना चाहिए। तो प्रोविजन एक लायबिलिटी है, ठीक है, तो इससे दूसरा इंपैक्ट तो क्लियर हो ही गया कि ये कहाँ जाएगा भाई, लायबिलिटी साइड पे जाएगा। अभी दिखाते हैं कहाँ जाएगा। तो भाई पहला तो ये प्रोविजन जाएगा पीएल अकाउंट के अंदर, क्योंकि प्रॉफिट असाइड किए जाते हैं, प्रोविजंस आर द अमाउंट सेट असाइड फ्रॉम द प्रॉफिट्स। तो भाई हम सबसे पहले जो भी आपको एडजस्टमेंट के अंदर प्रोविजन दिया तो वो लिखेंगे हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, एक तो यहां पे आएगा, दूसरा कहां पे आएगा, बैलेंस शीट में आएगा। भाई देखो ये एक असेट से रिलेटेड प्रोविजन है और असेट के ऊपर क्लेम करते हुए बनाया गया है, तो उस असेट में से माइनस करके दिखाएंगे, ठीक है। अगर माइनस ना होता तो वो लायबिलिटी साइड पे आ जाता है, तो लायबिलिटी ही। तो आपके जो डेटर्स है, सन्ड्री डेटर बोलो या डेटर बोलो, जो भी बोलो, उसमें से हम लेस करके दिखाते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। तो जो भी आपका डेटर है उसमें से प्रोविजन माइनस करा और यहाँ पे दिखा दिया। अब देखो पॉइंट क्या है कि ये डाउटफुल डेट है, डाउटफुल मतलब जिस पर शक है आपको कि ये पैसा दे भी सकते हैं और शायद ना दे। आई बात समझ में? क्लियर है? तो अब इसकी कैलकुलेशन, जो हम प्रोविजन बनाते हैं उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो भाई हमेशा ध्यान रखना जो भी आपके सन्ड्री डेटर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, स्टार लगा लो, ठीक है। तो डेटर्स हैं, सन्ड्री डेटर्स हैं, उसमें से पहले लेस होते हैं सारे ऑल बैड डेट्स, यानी जो आपको ट्रायल बैलेंस में बैड डेट दिए वो भी, साथ ही साथ आपको जो सन्ड्री जो क्या कहते हैं डेटर्स, फर्दर डेटर्स दिए हैं, बैड डेट दिए हैं, वो भी माइनस होते हैं। ट्रायल बैलेंस के बैड डेट भी माइनस होंगे, फर्दर बैड डेट जो एडजस्टमेंट में दिए वो भी माइनस होंगे, उसके बाद जो अमाउंट आएगा उस पे हम प्रोविजन अप्लाई करते हैं, इसका प्रोविजन बनेगा। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बेटा देखो जो बैड डेट हो गए, यानी जिन्होंने पैसा मार लिया हमारा, उन पे शक है क्या आपको? नहीं, उन पे तो यकीन है ये नालायक है, ये लेके पैसा भाग गया हमारा। बाकी जो बचे उन्हीं पे तो शक कर सकते हो, तो इसलिए ऑल बैड डेट माइनस करके ही हम
प्रोविजन लगाएंगे। जैसे मान लो भाई 1,05,000 रुपए के हमारे डेटर्स थे, 5,000 रुपए का बैड डेट हो गया, 1 लाख बचे, 1 लाख का 5% यानी 5,000 रुपए आपको बनाना है। बैड डेट ना होता तो 1,05,000 का ही 5% निकालते। अरे ये बात समझ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पढ़ाते पढ़ाते एक चीज और आपको क्लियर करना चाहूंगा कि इसकी कैलकुलेशन जो आप जिस तरह से प्रेजेंट करेंगे पीएल अकाउंट के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको क्या करना है, आपको ये शुरुआत जैसे मैंने बोला बैड डेट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इन सब की क्या कहते हैं जो एडजस्टमेंट होती है वो एक साथ होती है, कंबाइंड एडजस्टमेंट होती है। तो आपने पहले क्या लिखा बेटा, 2 बैड डेट, और ये बैड डेट कौन से हैं, ये वो बैड डेट्स हैं जो आपको ट्रायल बैलेंस में दिए हुए हैं। इसमें हम ऐड क्या करते हैं बेटा, इसमें ऐड करते हैं हम फर्दर बैड डेट्स। ठीक है, फिर इसमें हम ऐड करते हैं जो प्रोविजन हमें एडजस्टमेंट में बनाने को बोला है। ठीक है, एडजस्टमेंट में बोला 5% प्रोविजन बनाओ, 1 लाख का 5% यानी 5,000 रुपये प्रोविजन होना चाहिए आपका। हमने क्या करा, न्यू प्रोविजन और डाउटफुल डेट वो लिखा। अब 1 लाख का 5,000 ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई पहले का प्रोविजन आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है कि पहले 3,000 रुपए का प्रोविजन हमारे पास पड़ा था, तो उसको माइनस कर दो ना, क्योंकि अब आप 5,000 का बना चुके हो, तो जो ओल्ड प्रोविजन है वो माइनस हो जाएगा। तो लेस करके दिखाएंगे, लेस ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, अब जो अमाउंट आएगा वो आप फाइनल कॉलम के अंदर लिखोगे। देख रहे हो, बैड डेट, फर्दर बैड डेट, प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन, सबका ट्रीटमेंट ऐसे होगा। देखो ना, आपको क्या जरूरत है, आपको जरूरत है जो बैड प्रोविजन किस लिए बनता है, प्रोविजन बनता है कि जो भी बैड डेट हो उसको हैंडल किया जा सके इससे। तो जो बैड डेट हो गया उतने की तो जरूरत है ही, और जो बैड डेट होने के बाद आपके डेटर बचे उन पे भी तो आपको शक है, तो न्यू प्रोविजन जितना होना चाहिए उतना आपको बनाना है। तो आपको टोटल इतने अमाउंट की जरूरत है। लेकिन अगर आपके पास पहले से कुछ प्रिपेयर है तो उसको माइनस कर दो। तो हम प्रॉफिट, जैसे मान लो कि भाई आपका 1,000 रुपये का बैड डेट आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखा था, 2,000 रुपये के फर्दर बैड डेट हो गए, आपको बोला 5,000 रुपये आप प्रोविजन बनाओ। ठीक है, तो अब 3,000 अगर आपके पास पहले से ही है, तो आप खुद सोचो कि आपको 1 और 2, 3 और 5, 8,000 रुपये की जरूरत है। 8 में 3,000 आपके पास पहले से ही है, तो अब 5,000 रुपये ही तो जब बनाना पड़ा आपको, तो अल्टीमेटली नेट इम्पैक्ट आ जाता है। ठीक है, अब इसके साथ ही कहानी शुरू होती है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स की, कि हम कई डेटर्स को डिस्काउंट भी देते हैं। तो यहाँ पे आपको पहले डेटर समझना पड़ेगा कि अभी तो शक कर रहे थे, अब उनको डिस्काउंट भी दे रहे हो, नहीं, उनको डिस्काउंट नहीं दे रहे हम उनको डिस्काउंट बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझाया जाए तो भाई आपके जो डेटर्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं भाई, एक होते हैं बैड डेट जो आपने पढ़ लिए, वो लोग जो लेके भाग जाते हैं पैसा। एक होता है डाउटफुल डेट, यानी जो पैसा लेकर भागे नहीं है लेकिन उन पर शक है कि कभी भी भाग सकता है। एक होता है आपका गुड डेट, यानी वो उधार जो बहुत अच्छा है कि तमीज से आराम से कभी भी पैसा दे देते हैं जब टाइम आता है। तो इनको हम डिस्काउंट देते हैं। किनको हम डिस्काउंट देते हैं, इनको हम डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, अब इनको हम डिस्काउंट देते हैं तो आपको एक चीज इनकी कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी कि जो भी आपके सन्ड्री डेटर्स हैं, जो भी आपके सन्ड्री डेटर्स हैं, उसमें से पहले आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे ऑल बैड डेट्स। फिर इसमें से जिन पे शक है, जिनके लिए आपने प्रोविजन बनाया, उस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को भी माइनस करेंगे कि भाई इतनों पे हमें शक है। अब जो बचे बेटा ये क्या है, ये आपके गुड डेट हैं कि नहीं है, यही तो गुड डेट है, यानी सब बुरे लोगों को हटा दिया, जिन पे शक था उनको हटा दिया, तो जो बचा वो गुड डेट है। तो इसी पे, इस पे ही हम इनको डिस्काउंट देंगे, इनको डिस्काउंट देना है। ठीक है, इनको डिस्काउंट देना है। तो जो भी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है, मान लो 3% है,
तो इस पे हम इसका 3% देंगे और वो 3% डिस्काउंट है, उससे भी तो हमारे डेटर कम होंगे, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स वो हम माइनस करके ये हमारा बैलेंस शीट में असेट साइड में डेटर्स दिखाए जाएंगे। आई बात समझ में? ऐसे होगा। मैं ये चैप्टर स्पेशली लिख करके पढ़ाना चाहता था, पीपीटी सब ऐसे ही रह जाता है। जब आपके पास फ्रीडम होती है, टीचर के पास फ्रीडम होती है खुल के समझाने की, तो उसको कोई टाइप टेक्स्ट की जरूरत नहीं पड़ती कई बार। और जो चीज़ डिफिकल्ट होती है उसको तो मैं ज़रूर लिख के समझाता हूँ। जैसे 12th में भी अगर आप पढ़ोगे तो शेयर कैपिटल वन ऑफ द डिफिकल्ट चैप्टर जो बच्चों को लगता है, वो मैं लिख के ही पढ़ाता हूँ। ये चैप्टर भी लिख के ही पढ़ाना पसंद करता हूँ। बाकी जो आसान चीज़ें वो पहले से टेक्स्ट है, लेकिन उसको समझाना तो पड़ेगा। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है टीचिंग में, एक होती है प्रेजेंटेशन, एक होती है आपकी नॉलेज। तो दोनों को अच्छा रखना जरूरी है, किस चीज़ को कब कैसे प्रेजेंट करना है वो मैटर करता है। इसलिए आपने सारी जो वीडियो अगर आपने मेरी पहले देखी है, सब में आपको वही पीपीटीज अच्छे से दिख जाएंगे। लेकिन ये चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगता है, मैंने कहा भाई फिर आराम से समझाते हैं देसी तरीके से, ठीक है। तो ये तो आपको मैंने बैलेंस शीट में कैसे दिखाया जाएगा वो मैंने आपको बता दिया। और सिंपल सी चीज़ क्या है, सिंपल चीज़ ये है, ये भी प्रोविजन है, ये भी पीएल अकाउंट के अंदर आएगा और बैलेंस शीट के अंदर भी कहाँ पे कैसे आएगा बेटा, बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड में से डेटर में से माइनस होकर के हमने दिखाना है इस तरीके से। आई बात समझ में? तो दो इम्पैक्ट क्या है इसके, दो इम्पैक्ट से पीएल अकाउंट कहेगा टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, और बैलेंस शीट में मैंने आपको बता ही दिया असेट साइड में सन्डे डेटर्स में से, ठीक है, लेस करा फर्दर बैड डेट, फिर लेस करा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, फिर जो अमाउंट आया उसमें से लेस करा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, और फिर जो आया वो हम फाइनल कॉलम में लिख करके दिखाएंगे। ओके चलिए, तो ये भी भाई लाउड एंड क्लियर है आपको। अब आगे बात करते हैं, 10वीं एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक भाई हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रही हैं। और ये जो हमने पढ़ाई, ये अगर आपने परफेक्शन कर लिया, इसके अंदर परफेक्शन ले आए, तो उसके बाद तो आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी आपके क्वेश्चन, अगर 9 एडजस्टमेंट आपको समझ में आ रही है, आपका जो क्वेश्चन है वो 99% सही होने वाला है आपका, ठीक है। 99% आपका ये क्वेश्चन सही होने वाला है। अब आगे हम पढ़ते हैं मैनेजर्स कमीशन, इसके बाद थोड़ा आसान चीज़ें आने लग जाएंगी अब, ठीक है ना। तो रिलैक्स होकर पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैनेजर्स कमीशन की बात करते हैं, तो मैनेजर कमीशन ऑब्वियसली कहाँ पे दिखाया जाएगा, पहला इम्पैक्ट पीएल अकाउंट के अंदर, एडजस्टमेंट है भाई, एडजस्टमेंट है, यहाँ पे लिख दो मैनेजर्स कमीशन, यहाँ पे आएगी। दूसरा इम्पैक्ट कहाँ आएगा, बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि आपको एडजस्टमेंट में दे रखा है, इसका मतलब पे नहीं हुआ होगा, दोनों इम्पैक्ट नहीं हुए होंगे, तो आप इसको लाइबिलिटी, जब पे नहीं हुआ तो आपके लिए लाइबिलिटी है, तो आप क्या लिखोगे, मैनेजर्स कमीशन पेएबल, या फिर आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। लेकिन सर इतना आसान होता तो ऐसे क्या बात थी बेटा, इसकी कैलकुलेशन सीखनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको मैं कैलकुलेशन बताता हूँ, इसकी कैलकुलेशन बहुत 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 ज़रूरी है। यहाँ पे हम देखते हैं दो तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एक है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और दूसरा आता है आफ्टर चार्जिंग
सच कमीशन। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। मैनेजर की कमीशन एक एक्सपेंस होता है और प्रॉफिट सारे ही एक्सपेंसेस को इनकम में से माइनस करने के बाद आता है। तो जो मैनेजर को कमीशन मिल रही है वो प्रॉफिट पे मिल रही है, तो प्रॉफिट तो तब आएगा ना जब इस मैनेजर की कमीशन खुद माइनस होगी, तभी तो एक्चुअल प्रॉफिट आ रहा है। तो ये खेल है, यहाँ पर कंफ्यूजन है, इस वजह से इसके दो मेथड बने हैं। तो भाई मैनेजर को बोल दिया कि भाई देखो एक बात सुनो मेरी, कि भाई आपकी कमीशन काटे बिना जो प्रॉफिट आ रहा है ना, उस प्रॉफिट पे आपको कमीशन मिल रही है, वो है बिफोर चार्जिंग कमीशन, यानी आपकी कमीशन काटने से पहले, बिफोर। तो यहाँ पे आपको कमीशन कैसे मिलेगी? कमीशन इज इक्वल टू, तो जो भी आपका जो भी अभी नेट प्रॉफिट आ रहा है, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, यानी इस कमीशन को काट करने से पहले जो आपका प्रॉफिट आ रहा है, इनटू में हमने बोला 10% आपको कमीशन मिलेगी, तो वो रेट अपॉन में 100। तो इस तरीके से आप कमीशन कैलकुलेट करेंगे। तो सर यहाँ पे क्या होगा भाई? यहाँ पर बात हुई, उसने बोला कि भाई आफ्टर चार्जिंग, यानी आपकी जो कमीशन आ रही है उसको काटने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसमें से आपको कमीशन मिलनी चाहिए। तो ये तो हम ऐसे ही देंगे आपको कमीशन। तो मैनेजर ने पूछा कि भाई मेरी कमीशन कैलकुलेट तो हुई नहीं है, तो माइनस कहाँ से करोगे? तो उन्होंने एक नया रास्ता बताया, कह रहे हैं आपकी कमीशन कैलकुलेट ही उसी तरीके से करेंगे। कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन। अब देखो कमीशन तो कैलकुलेट नहीं हुई, तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो नेट प्रॉफिट कमीशन कट करने से पहले यानी बिफोर वाला ही होगा। लेकिन इनका मानना है इस फॉर्मूले के हिसाब से कि जो ये नेट प्रॉफिट है इसके अंदर इनकी जो जो कमीशन है वो जुड़ी हुई है, तो जो हमारा प्रॉफिट है वो तो 100% है, लेकिन 10% जो कमीशन देनी है वो भी इसमें जुड़ी हुई है, तो ये 110% है। कितना बेटा? 110% है। एग्जाम्पल दिया भाई मैंने, ये पता चले आप 10% ही मान के बैठ जाओ, तो 110% मानते हैं इसको। तो कह रहे हैं भाई हम क्या करेंगे, जो भी रेट होगा रेट अपॉन में 100 प्लस रेट कर देंगे, यानी अगर 10% रेट है तो 100 प्लस 10 यानी 110, तो 110% को 110% की वैल्यू से हम कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये बात भी आपको समझ में। फॉर्मूला याद रखना आफ्टर और बिफोर, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो तो देख लेना बिफोर वाली बातें कर रहे हैं या आफ्टर वाली बात कर रहे हैं। आफ्टर वाली बात कर रहे हैं तो रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, और अगर बिफोर वाली बात कर रहे हैं तो सिंपल रेट अपॉन में 100। तो ऐसे कैलकुलेट होगा और इस तरीके से काम बन जाएगा। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। ठीक है, कुल मिला के 14 एडजस्टमेंट्स हैं जिनको आपको समझना है, और आपने बखूबी 10 एडजस्टमेंट समझ लिए हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात करते हैं। और ये पहले इससे पहले मैं हमको समझाऊं, बहुत कमाल की चीज़ है यहाँ पर भाई। ये है हमारा ओनर, सोल प्रोप्राइटर, इसने कैपिटल दी है और ये कह रहा है कि मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, यानी IOC चाहिए। ठीक है, तो भाई देखो बिजनेस को तो देना ही पड़ रहा ना ये पैसा, तो IOC क्या है बेटा? एक्सपेंस तो है और डायरेक्ट भी नहीं है, इनडायरेक्ट है। तो पहला इंपैक्ट कहाँ पड़ेगा इसका? PL अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे हम इसको। PL अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डन। दूसरा इंपैक्ट कहाँ लेके जाएंगे? बैलेंस शीट में। अब मैंने ये आपको क्यों बताया? ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि भाई ये जो पैसा मिल रहा है वो ओनर को ही मिल रहा है, और ओनर का अकाउंट हमारे पास है। ओनर का अकाउंट क्या है? कैपिटल। तो बेटा ये कैपिटल में ही ऐड करके दिखाएंगे IOC, यानी ओनर की ही कैपिटल बढ़ जाएगी। आई बात समझ में? क्लियर है अच्छे से? बोलो भाई। भाई साथ साथ आप जब देख रहे हैं, मुझे नहीं पता अभी क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों तक पहुंच रही है, आप लोगों का रिस्पांस तब भी होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में मुझे दिखना चाहिए कि आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ाई करी है, मेहनत करी है, और लास्ट चैप्टर समझ लो इस क्लास का, इसको भाई पूरा शिद्दत से करना है। अब बात करते हैं गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, यानी ड्राइंग की बात कर रहे हैं कि भाई हलवाई ने अपना ही समोसा अपने बच्चों को दे दिया, तो उसके बारे में बात हो रही है। ये बहुत क्यूट सा भाई टॉपिक है। अब तो आसान है भाई जो अब पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि भाई ड्राइंग है और आप गुड्स निकाल रहे हो, बेटा ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है ये। क्यों बेटा? जो आप परचेज करते हो, यहाँ पे आप दिखा दो ना परचेज, इसमें से आपको लेस करके दिखाना है। ठीक है, क्या? गुड्स
टेकन फॉर पर्सनल यूज, ये करके दिखाना है। और ड्राइंग है तो दूसरा इंपैक्ट आप अच्छे से जानते हैं, बैलेंस शीट में आएगा, लायबिलिटी साइड में कैपिटल में से माइनस करके दिखाएंगे, ये वाली ड्राइंग। आसान है भाई, बहुत आसान है, मतलब टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। हाँ, दिक्कत कहाँ आती, शायद आप ये ना कर पाते, या आपके दिमाग में ना आता कहाँ करें कहाँ करें, ये तो आपको पता है कैपिटल में से ही ड्राइंग माइनस होती है, तो आप बैलेंस शीट वाला इंपैक्ट तो बहुत इससे भी बेहतर जानते हैं ट्रेडिंग अकाउंट वाले से। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका 13 पॉइंट आएगा वो भी इससे मिलता जुलता है। ठीक है, वो है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्टाफ फॉर स्टाफ वेलफेयर, कि भाई स्टाफ के वेलफेयर के लिए स्टाफ को ही बांट दिया, यानी आपके जो एम्प्लॉइज हैं। तो इसका इंपैक्ट कहाँ जाएगा, भाई स्टाफ को दे रहे हैं, ये कोई डायरेक्ट एक्सपेंस तो नहीं है, पीएल के अंदर आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू स्टाफ वेलफेयर अकाउंट, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। और बल्कि मैं कहूँगा ये दूसरा इंपैक्ट है, पहला इंपैक्ट भाई गुड्स पे तो पड़ेगा ही। मैंने आपको क्या बोला था, सारे इंपैक्ट बैलेंस शीट में नहीं जाते, ये पहला इंपैक्ट है। ठीक है, स्टाफ वेलफेयर भाई इनडायरेक्ट चीज़ है, तो पहला ध्यान मेरा खुद पीएल पे जाता है, लेकिन पहला इंपैक्ट कहाँ पे पड़ेगा, पड़ेगा भाई परचेज पे, क्योंकि जब जब हम स्टॉक को बिना बेचे यूज कर रहे हैं, चाहे पर्सनली चाहे अपने बिजनेस में इंटरनली, तो परचेज में से ही लेस होगा। ठीक है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, टू स्टाफ लिख दो यहाँ टू। आसान है भाई, बैलेंस शीट से इसका कोई लेना देना है नहीं। ओके, चले आगे। एंड लास्ट, और जो थोड़ी अजीब है, थोड़ी सी अजीब है, ये एक लॉस है। लॉस एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं, डेबिट साइड पे आते हैं, लेकिन ये नहीं आएगा। एबनॉर्मल या एक्सीडेंटल लॉस, पहले समझ लो ये है क्या। एबनॉर्मल या एक्सीडेंटल लॉस का मतलब ये है कि जो नॉर्मली बिजनेस में होता नहीं है। जैसे अगर आपके गोडाउन में लग गई है आग और स्टॉक जल के खराब हो गया, तो क्या ये नॉर्मल बात है कि अरे हाँ जलता रहता है, खराब होता रहता है, नॉर्मली हर बिजनेस, मतलब आपकी बात नहीं है, ये पूरी इंडस्ट्री में आग लगती रहती है हर जगह, नॉर्मल है? नहीं, नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। तो ये एबनॉर्मल चीज़ है, एक्सीडेंटल चीज़ है, इसको आप सबसे पहले दिखाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। कहाँ दिखाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। और ट्रेडिंग अकाउंट में आप कहाँ दिखाएंगे, बाय लॉस बाय फायर, यहाँ पे आपने दिखा दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब इसका थोड़ा आपको लगा दो नहीं तीन इंपैक्ट है, लेकिन दो ही इंपैक्ट है, वो दिख रहे हैं तीन टुकड़ों में, तो आपको ये समझ में आ गया। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर लॉस है तो वो इस साइड पे क्यों नहीं दिखा रहे, इस साइड पे क्यों दिखा रहे? तो बेटा हमने क्या करा है, हमने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे इसको दिखा करके हमने क्या कर दिया, इसको बिजनेस से अलग कर दिया, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट हमें क्या शो करता है, हमारे ऑपरेशन से होने वाला प्रॉफिट, और ये हमारे ऑपरेशन को अफेक्ट कर रहा है, तो हम जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग रिजल्ट है, उसको हम देखना चाह रहे हैं। तो सर ये एक्सपेंस है, लॉस है, ये डेबिट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अभी पहले कहानी तो सुनो। अब यहाँ पे दो केस निकल के आते हैं कि अगर आपने भाई अपने गोडाउन का या अपने स्टॉक का इंश्योरेंस करा रखा था, ठीक है, या नहीं करा रखा था, कुछ तो होगा। नहीं करा रखा था, नहीं करा रखा था, तो भाई ट्रेडिंग में इतना दिखाने के बाद फिर पीएल के अंदर इसको लिख देंगे, हम लिख देंगे टू लॉस बाय फायर। मान लो ये कितना 50,000 का लॉस हुआ, हमने यहाँ पे 50,000 रुपये दिखा दिया। लेकिन अगर इंश्योरेंस हुआ है और इंश्योरेंस से क्लेम मिल रहा है तो लेस कर देंगे, क्योंकि भाई हमारा लॉस 50,000 का हुआ था, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने संभाल लिया, और संभाल लिया तो वो तो फिर अगर इंश्योरेंस कंपनी कहती है हम 45,000 रुपये देने के लिए तैयार हैं, तो हमारा लॉस तो सिर्फ 5,000 का हुआ ना, तो हम क्यों दिखा रहे हैं 50,000? तो फिर वो इंश्योरेंस
जो क्लेम है कितना बेटा 45,000 का, जो 45,000 का इंश्योरेंस क्लेम है वो माइनस हो जाएगा और 5,000 रुपये आएगा। क्या एक्चुअल में कितना आएगा बेटा 5,000 रुपये आएगा। तो इस 50 में से 45 माइनस हुआ तो 5,000 रुपये आ गया। ठीक है, अब एक और चीज, जब इतना हो चुका है, तो बेटा ये क्लेम है अभी मिला नहीं है, तो इसका एक और ट्रीटमेंट दिखाएंगे बैलेंस शीट के अंदर। अब पैसा मिलना है तो भाई पैसा, मैंने भी आपको बताया पैसा अगर मिलता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, असेट है भाई, असेट है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा इंश्योरेंस क्लेम, कितना बेटा 45,000। तो ये इस तरीके से भाई हम इम्पैक्ट दिखाएंगे, पूरा प्रॉपर इम्पैक्ट दिखाएंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत परेशानी है तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर भाई कोई प्रॉब्लम भी है तो आप भाई हमसे शेयर करिए कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर भाई मेहनत आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक ज़रूर करिए इस सेशन को, शेयर करिए सभी स्टूडेंट के साथ जो इस चैप्टर से परेशान है। बहुत दुआएं मिलेंगी आपको। एंड कमेंट करके जैसा कि मैंने आपको बताया फीडबैक जरूर दीजिए, मैं पर्सनली आकर पढ़ूंगा कि आपको किस तरह का ये चैप्टर लगा। एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि अब भी हमने पढ़ाकर बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। आपका पूरा कोर्स खत्म हो चुका है। एंड आपको क्या करना है, आपको अगर भाई देखना है कि आप सारा का सारा सिलेबस कहाँ पे पढ़ सकते हो, तो आपको यूट्यूब पे जहाँ पर अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, वहाँ पर जाना है भाई। और वहाँ पर क्या चैनल का नाम, कॉमर्स अड्डा 24/7 है ना, कॉमर्स अड्डा 24/7। और यहाँ पे आपको सर्च, मैं तो सर्च करूँगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपको होम पेज पे अगर आप स्क्रॉल करोगे ना, यहाँ पे आपको होम पेज पे आपकी 11th क्लास की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, ये क्लास 11 वन शॉट ऑल सब्जेक्ट। तो वन शॉट के अंदर सारे चैप्टर जिस तरह से आज हमने ये पूरा करा, वैसे ही यहाँ पे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल रही है। ठीक है, अकाउंटेंसी, BST, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, मैथ्स है। तो जैसे अकाउंटेंसी में आपको बता ही रहा हूँ कि पूरा सिलेबस हो चुका है। तो देखो भाई पूरा सिलेबस हो चुका है, आपके फाइनल एग्जाम के लिए पूरी यहाँ पे तैयारी है। अच्छे से पूरा सिलेबस पढ़ लो, और जो प्लेलिस्ट यहाँ पे दिखाई दे रही है वो आपका पूरा सिलेबस कवर करेगी, आपको पूरे मार्क्स दिलाने में मदद करेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप अगली क्लास में भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और अगर प्रैक्टिस करनी है इस चैप्टर की तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।